वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम आपके लिए करंट अफेयर हार्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये करंट अफेयर हार्ड टेस्ट सीरीज है, जिसका अर्थ है कि इस तरह की टेस्ट वीडियो सीरीज में आपको पिछले 3 माह तक के कठिन से कठिन और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे कि एग्जाम में आप हार्ड से हार्ड करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। और इस तरह की हार्ड वीडियो टेस्ट सीरीज में एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें बहुत अधिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा जीएस फैक्ट भी मिलेंगे, जिससे आपकी जीएस भी इंप्रूव हो सकती है। तो आप पूरा वीडियो कंप्लीटली ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली कमेंट करके बताइए कि आप इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो सबसे पहले आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, G20 का 13वां शिखर सम्मेलन 2018 कहां पर संपन्न हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैम्बर्ग, ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने टाइम में मैं ऑप्शंस के नाम लेता हूं उतने टाइम में आप इसका आंसर दे दीजिए। तो अब हम आंसर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए, 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के बीच में G20 का 13वां शिखर सम्मेलन ब्यूनस आयर अर्जेंटीना में संपन्न हुआ है। और इस सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों में इसमें प्रतिभाग किया। और इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब यहां पर मैं आपको बता दूं ये G20 है क्या। तो देखिए, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामलों और परामर्श का एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। और G20 समूह के सभी सदस्य समग्र रूप से विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और G20 की स्थापना पूर्व एशियाई वित्तीय संकट के वर्ष 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना के बाद वर्ष 2000 से प्रतिवर्ष इसके सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की प्रतिवर्ष बैठक भी शुरू हो गई थी। ठीक है। और G20 का 12वां शिखर सम्मेलन इससे पहले जो आयोजित किया गया था वो हैम्बर्ग जर्मनी में आयोजित किया गया था। ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसरो ने 29 नवंबर 2018 को श्रीहरिकोटा से 31 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिसमें मुख्य उपग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइसिस। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 नवंबर 2018 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की लॉन्चिंग पैड से भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र PSLV की 45वीं उड़ान से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया था। और रॉकेट ने अपने उड़ान भरने के लगभग 17 मिनट और 19 सेकंड के बाद हाइसिस उपग्रह को 645 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित सूर्य की तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्ष में इसको स्थापित कर दिया था। ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, इस मिशन की पूरी जो अवधि रही वो 1 घंटा 49 मिनट की रही थी। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइसिस उपग्रह है, इसकी जो मिशन अवधि है वो 5 वर्ष तक है। और जिन 30 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण इस मिशन के अंतर्गत किया गया है उनमें एक माइक्रो और 29 नैनो उपग्रह शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन का एक एक तथा अमेरिका के 23 उपग्रह एक साथ इसके साथ प्रक्षेपित किए गए थे। ठीक है। तो आपको सेकेंड क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार किसी युगल का लंबे समय तक एक साथ रहना विवाह समान माना गया है, जिसके अनुसार कोई भी महिला किस धारा के तहत रख रखाव का दावा कर सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि यदि एक पुरुष और महिला या फिर एक लड़की और लड़का एक साथ रहती है बिना विवाह किए तो किस धारा के तहत महिला रख रखाव का दावा कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 125 के तहत। तो देखिए, 24 अक्टूबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ एक महिला की अपील पर अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि यदि कोई युगल पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं और कानूनी रूप से विवाहित होते हैं तो ऐसी स्थिति में महिला अपराध प्रतिक्रिया की धारा 125 के तहत रख रखाव का दावा कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं, न्यायाधीश आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी की
खंडपीठ ने अपना निर्णय में कहा है कि ऐसे मामलों में जहां पर एक पुरुष एक महिला के साथ लंबी अवधि तक साथ रहता है, भले ही उसके लिए वैध विवाह की कानूनी आवश्यकता ना हो, और यदि उसे वो छोड़ देता है तो भी उसे महिला के रख रखाव के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए। और निर्णय में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कर्तव्यों और दायित्वों से रहित किसी वास्तविक शादी जैसे फायदे का आनंद उठाकर कानून की कमी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सरकारी स्कूलों का जीपीएस मानचित्रण किस राज्य में शुरू किया गया है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको जिस क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में भी आप ऑनेस्टली कमेंट कर सकते हैं कि आपके इसमें कितने सही हुए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। ठीक है, तो देखिए 2018 नवंबर में वहां के जो मुख्यमंत्री हैं निफायू रियो, उनके द्वारा सरकारी स्कूलों और कार्मिक संस्थानों का जीपीएस मानचित्रण कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, वहां पर किया गया है। और ये सभी स्कूलों के रिकॉर्डों को कंप्यूटरीकृत और डिजिटीकरण करने में मदद करेगा। और देश में पहली तरह की एक पहली पहल है जो राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो हाल ही में नागालैंड के सरकारी स्कूलों का जीपीएस मानचित्रण शुरू किया गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसका नाम है ट्रेन 18 का परीक्षण किया गया है। इसके संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है और बाकी के 3 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, इसका परीक्षण 29 अक्टूबर 2018 को किया गया। दूसरा ऑप्शन है, यह एक पूर्णतः स्वदेश में ही निर्मित एक पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक है, और तीसरा आपका ऑप्शन है, यह एक ट्रेन सेट है जिसमें अलग से इंजन नहीं है। और चौथा ऑप्शन है आपका, इस ट्रेन की जो अधिकतम गति है वो 165 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यहां पर ऑप्शन डी में जो बात कही गई है वो गलत है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम गति है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 29 अक्टूबर 2018 को देश की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 का परीक्षण किया गया है, और ये पूर्णतः स्वदेशी ट्रेन है और मेट्रो ट्रेन की भांति एक ट्रेन सेट है जिसमें अलग से इंजन नहीं है। और इस ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित किया गया है, और ये ट्रेन 100 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 18 माह में निर्मित की गई है। और ये हाईटेक कुशल इंजन और बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन है, और इसकी जो अधिकतम गति है वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा लगभग 80 दिनों तक इस ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा, और जनवरी 2019 में ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली के मध्य संचालित की जाएगी। ठीक है, तो आपका ये 5th क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई है? तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है ए विश्व वन्यजीव कोष, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी विश्व हरित जलवायु कोष, ऑप्शन डी विश्व बैंक। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर ऑप्शन ए विश्व वन्यजीव कोष ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। अब यहां पर देखिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 29 अक्टूबर 2018 को विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF द्वारा अपनी द्वैवार्षिक रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट 2018 जारी की गई है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया आपको पता होना चाहिए। तो इस सूचकांक में बताया गया कि 1970 से 2014 के मध्य कशेरुकी प्रजातियों की संख्या में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और प्रजातियों की संख्या में ये जो गिरावट दर्ज की गई है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक है, जिसमें दक्षिण और मध्य अमेरिका की 1970 की तुलना में 89% की इसमें हानि दर्ज की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई है वो किसने जारी की है? विश्व वन्य जीव कोष, जिसमें कि जीव जंतुओं की प्रजातियों के घटते स्तर की इसमें बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने यह आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2020 से देश में BS4 श्रेणी के वाहनों की बिक्री और पंजीकरण नहीं होगा? तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस तरह की जो वीडियो सीरीज है इसमें आपको इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट के साथ ही कुछ हार्ड क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए NGT, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी दिल्ली उच्च न्यायालय।
तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए 24 अक्टूबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2020 से देश में BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 श्रेणी की वाहनों की बिक्री और पंजीकरण नहीं होगा। और ये जो आदेश है वो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की 3 सदस्यीय पीठ ने दिया है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2020 से देश भर में BS6 उत्सर्जन नियम प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान की पीठ ने इस पर जिक्र किया है कि विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर हैं और BS4 नियम 1 अप्रैल 2017 से देश में लागू किया गया था। ठीक है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भारत स्टेज यानी कि BS मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण के नियमन के लिए बनाए थे। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नाम में परिवर्तित अयोध्या और प्रयागराज मंडल में क्रमशः कितने जिले हैं? ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 और 4 जिले क्रमशः की यहां पर बात की गई है, ऑप्शन बी 4 और 3 जिले, ऑप्शन सी 5 और 4 जिले, ऑप्शन डी 4 और 5 जिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 और 4 जिले, यानी कि अयोध्या मंडल में 5 जिले और इलाहाबाद मंडल में यानी कि प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं। इनका नाम परिवर्तित किया गया है, इससे यहां पर आपको क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में 13 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या मंडल किया है और इलाहाबाद मंडल का नाम बदलकर प्रयागराज मंडल कर दिया है। और इस मंजूरी के तहत अब फैजाबाद मंडल को अयोध्या मंडल के नाम से जाना जाएगा। और अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं जिनके नाम है अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अमेठी। जबकि प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं जिनके नाम है प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद जिले का नाम भी परिवर्तित किया जिसका नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके अयोध्या किए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो आपको 8th क्वेश्चन से इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। यहां पर जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपकी इससे GS भी इंप्रूव होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI द्वारा असम सरकार के सहयोग से रोल ऑन रोरो सेवा, ठीक है, निम्न में से किसके बीच शुरू की गई? तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है, आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निमाती और माजुली द्वीप के बीच में। ठीक है, तो देखिए 11 अक्टूबर 2018 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम सरकार के सहयोग से माजुली द्वीप के लिए रोल ऑन रो रो सेवा शुरू की गई है। और ये नई जो रो रो सेवा है इसको असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोरो फेरी सेवा से तात्पर्य यह है कि ऐसी सेवा होती है जिसकी सहायता से जलमार्ग पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है और सितंबर 2016 में माजुली द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के किस मंडल को प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त ODF मंडल घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंडल है उसमें कौन सा ऐसा पहला मंडल बना है जो ODF बन गया है? तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रयागराज मंडल, ऑप्शन बी आगरा मंडल, ऑप्शन सी सहारनपुर मंडल, ऑप्शन डी लखनऊ मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर मंडल, ऑप्शन सी सही होगा। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इससे बनने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए हाल ही में 30 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर जिले में PNT सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सहारनपुर मंडल को पूर्णतः खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF मंडल घोषित किया है। और ये उत्तर प्रदेश का ऐसा मंडल है जिसके सभी जिले ODF घोषित हो चुके हैं, इसी की वजह से इस पूरे मंडल को ODF घोषित किया गया है। सहारनपुर मंडल में 2,75,000 से अधिक शौचालय यानी कि इज्जत घर निर्मित किए गए हैं। ठीक है, तो आपको 10th क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सीरीज है, इस तरह की जो करंट अफेयर की हार्ड टेस्ट सीरीज है, ये इसलिए आरंभ की गई है ताकि परीक्षा में कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आप आसानी के साथ सही हल कर सकें और कोई भी प्रश्न आपसे ना छूट सके, तथा साथ ही एक्स्ट्रा नॉलेज और फैक्ट भी आपकी जो GS है उसको मजबूत करेंगे। ठीक है, इसलिए ईमानदारी पूर्वक आप टेस्ट दीजिए और वीडियो के लास्ट में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन पहले से आती थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर जरूर कीजिए। और हमारे फेसबुक पेज की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उस पर क्लिक करके आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।